Hello everyone, this is CEO Google Jain making taxation easy for you and आज अपन start करेंगे मॉडल टैक्स पेपर नंबर 6 and they have come a long way और आपको बहुत सारी जो है वो इंसाइट मिली होगी पढ़ के। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मॉडल टैक्स पेपर नंबर 6, ठीक है। अब डिवीजन ए है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या बोलता है, मिस्टर आशीष बोर्न ऑन 1st 4 1964। तो आपने को क्या करना है, एज का पता लगाना है। तो 2025 माइनस 1964 कितना है, 61 इयर्स। बेटा आज की डेट में मतलब 1/4/2025 को वो कितने साल का हो चुका है, 61 इयर्स का हो चुका है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 61 इयर्स, सीनियर सिटीजन। फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम डाला है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 ऑन 10th जुलाई 2025। He has paid tax under default tax regime। तो उसने default tax regime में क्या भरा है, टैक्स भरा है। Now he has shown the following income with his original return of income। उसने अपनी following income दिखाई है। सैलरी मिली है 10.5 लाख TQRP लिमिटेड से। अब ये क्या है बेटा, कंप्यूटेड है। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है इतना और फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई का इंटरेस्ट कितना है, 50,000। अब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है करके उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलती, अदरवाइज वो डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। एक बार नीचे देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट निकालना क्या है, टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउएबल टू मिस्टर आशीष इफ दे शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो शिफ्ट कर लेते हैं तो कितनी डिडक्शन मिलेगी, टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में। ऊपर में क्वेश्चन बोल रहे डिफॉल्ट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट है नॉर्मल के हिसाब से। एंड कैन मिस्टर फाइल आशीष इज रिवाइज्ड रिटर्न इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड डिक्लेयर इनकम अंडर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्या वो रिटर्न रिवाइज कर सकता है और रिवाइज करने के बाद रेगुलर प्रोविजंस में आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब सिंस अपने को पता है कि अपने को नॉर्मल के हिसाब से जाना है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिख लेंगे 80 TTB क्योंकि सीनियर सिटीजन है, कितने की मिलेगी, 50,000 की। सैलरी में कोई रिडक्शन नहीं मिलने वाली। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2.5 लाख फॉर परचेज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो एसओपी का उसने क्या पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन 2.5 लाख, ठीक है। ही कंट्रीब्यूटेड 1 लाख टुवर्ड्स पीपीएफ। तो उसने क्या भरा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर आएगा 24B, क्या आएगा 24B। तो 24B में आपका इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट कितना आने वाला है, तो 24B में आएगा बेटा आपका 2 लाख, ठीक है। तो he has paid interest on loan 2.5 lakh रुपए for purchase of self occupied property, contributed 2.5 lakh towards PPF। He paid health insurance premium of 40,000 by account pay check, ठीक है। तो उसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है 40,000 का अकाउंट पे चेक फॉर सेल्फ एंड वाइफ, and 2,200 in cash for the preventive health checkup and 4,000 by check for preventive health checkup of his parents, ठीक है। और he also paid medical insurance premium of 29,000 during the year to ensure the health of his mother age 80 years, मतलब वो जो आपको सीनियर सिटीजन है। further incurred medical expenditure of 18,000 on his father age 81 years for staying with him and his father is not covered under Medicaid policy। तो बेटा एक तो पहला अपनी अपनी वाइफ के लिए पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो ठीक है। जो उनके पेरेंट्स है वो कौन है, सीनियर सिटीजन है। अब सीनियर सिटीजन में जो मदर है उनको इंश्योरेंस पे किया है और जो फादर है उनका ट्रीटमेंट करवाया है। तो ऐसे भी दोनों केस में मैक्सिमम रिडक्शन कितने मिलने वाली, 50,000 जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आपको किसमें, इसमें पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो 80C मिल जाएगा आपको, कितने का, 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे किसकी, 80B की। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कौन कौन सी डिडक्शन आपको मिल रही है। 80C में मेरे को मिल रही है कितनी, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिडक्शन मिल रही है किसमें, 80B। तो 80B के अंदर पहले तो सेल्फ का निकालेंगे और निकालेंगे किसका, पेरेंट्स का। सेल्फ मतलब स्पाउस से मिला के। तो अब तो यहाँ पर जो है वो मेरे को कितना मिल रहा है, कितना कंट्रीब्यूट किया, हेल्थ इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है बेटा, 40,000 का।
और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो कितने का है 2200 का। सी वो भी सीनियर सिटीजन है और उसके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो उनको भी 50,000 का मिलेगा और पेरेंट्स को 50,000 का मिलेगा। अब पेरेंट्स का कितना है बेटा 4,000 ये है। पेरेंट्स का क्या क्या खर्चे है 29,000 रुपीज पेरेंट्स का इंश्योर के हेल्थ और मेडिकल एक्सपेंडिचर है कितने का 18,000 का, ठीक है। तो 29,000 प्लस 18,000 आपका आंसर कितना आ गया 47,000। 47,000 में आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना ले सकते हो 3,000, खर्चा कितने का हुआ 4,000, तो आप कितना लोगे 3,000। टोटल पेरेंट्स ने कितना लिया बेटा 50,000, 50,000 में 3,000 जो वो क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है। और 29,000 और 18,000 को प्लस किया। उसके बाद यहाँ खुद के लिए कितना भरा 40,000, 40,000 बट लिमिट कितने की 50,000 की, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 3,000 ले चुके हैं तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप 2,000 और, तो यहाँ पर अपन कितना लेंगे 42,000। तो एटीटी में सेल्फ पे होगी 42,000 और पेरेंट्स के लिए होगा 50,000, ठीक है। उसके बाद आएगा एक क्या एटीटीबी, तो उसमें कितना मिलेगा आपको 50,000। तो इसको आप क्या कर देंगे टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 2,92,000। इतनी डिडक्शन जो है उनको मिलेगी, ठीक है। He met one of his friends, CA Ashwin, on 1st February 2026. वो एक अपने फ्रेंड से मिले। By discussing with his friend told him that default tax regime under section 115 BAC is not beneficial to him. कोई को बोलता है कि 115 beneficial नहीं है। He advised him to revise the return and shift to default tax regime. कि revise कर लो, default में चले जाओ। However, Mr. Ashish's son is employed with Accounts Department of PQM Limited. आशीष का बेटा बोलता है कि वंस अगर आपने टैक्स पे किया है सेक्शन 115 BAC ओरिजिनल रिटर्न में, तो आप रिवाइज रिटर्न में उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब आपको एमसीक्यू आंसर करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है डिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए थी, तो लिखा है 2,92,000, तो 2,92,000 आपका आंसर आ जाएगा। टोटल इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट की टोटल इनकम जो है वो आपकी कितनी होगी, टोटल इनकम सीधा सीधा हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है सैलरी कितनी 10.5 लाख, सेविंग बैंक कितना है 15,750 ये, और 24B में जो आपको मिल रहा है वो कितना है आपको 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सैलरी लूंगी, तो सैलरी है बेटा 10.5 लाख, 10.5 लाख, ठीक है। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें कितना है 15,700, और फिक्स्ड डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 50,000, और हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो कितना है 2 लाख। बट जो अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता है उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो होती है 75,000 और नॉर्मल में कितनी होती है 50,000। तो अभी इन लोगों ने क्या ऑप्ट किया है बेटा डिफॉल्ट, तो अपनी डिडक्शन कितनी ली होगी, इन लोगों ने ली होगी 75,000 की, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा क्या 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अपन ऐड करेंगे, और माइनस होगा आपका 2,92,000 जो आपकी डिडक्शन है जो आपको मिलनी चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,48,700, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6,48,700, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कैन मिस्टर आशीष फाइल हिज रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड डिक्लेयर इनकम अंडर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट? नो, आशीष कैन नॉट रिवाइज द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब अगर आपने एक बार 115 BAC चूज कर लिया तो आप उसको रिवर्ट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद रिवाइज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, मिस्टर राजीव एन इंडियन रेसिडेंट, कौन है बेटा वो इंडियन रेसिडेंट है, परचेज द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट ग्वालियर और 28 मई 1999 फॉर 28.5 lakhs. The fair market value in the stamp duty value of such property as of 1/4/2001 is 33.5 lakh and 32.4 lakhs, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो ये आपकी ये और ये आप क्या लोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि आपकी फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। On 25 March 2024, Rajiv entered into an agreement with Mr. Virat for sale of such house property for 74 lakhs and received an amount of 3.5 lakh as advance. However, Mr. Virat did not pay the balance and Rajiv forfeited the advance. तो जो आपका forfeiture है बेटा वो 2014 से पहले हुआ है, तो ये माइनस होगा, कहाँ पर माइनस होगा, ये आपका माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, ठीक है। 25 मार्च 2024 को 2014
और 15 अप्रैल 2024 राजीव ने प्रॉपर्टी सेल की रिसीवर्स फॉर 2.10 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 2.33 क्रॉस। ये दिया हुआ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट। आपको निकालना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट निकालना है आपको कैपिटल गेन और टीडीएस अगर रिक्वायर्ड है 194 में तो कितना टीडीएस जो है वो कटेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेंगे एफवीओसी। ठीक है, अब एफवीओसी के केस में अपन देखते हैं कि अगर अपना एसडीवी जो है वो ज्यादा 110% ऑफ सेल वैल्यू से, तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एफवीओसी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो 2.33 सीआर जो है वो ज्यादा है 110% ऑफ 2.10 सीआर। ठीक है, तो 2.33 सीआर जो है वो ज्यादा है 110% ऑफ सीआर से, तो उस केस में अपन क्या लेंगे एफवीओसी 2.33 सीआर। ठीक है, फिर माइनस करेंगे अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 32.4 लाख। 32.4 lakhs। फीचर कितना माइनस होगा 3.9 lakhs, तो 3.9 lakhs माइनस हो जाएगा। आपका बैलेंस का बचेगा 32.4 माइनस 3.9 इज इक्वल्स टू 28.5 lakhs। ठीक है, कि 28.5 lakhs जो है वो उसके बाद 28.5 lakhs हो गया। अब तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, तो नेक्स्ट अपन इसका इंडेक्सेशन करेंगे 28.5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इनटू 360। तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसको मैं रेड से लिखूंगी 28.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 360। तो आपका आंसर आएगा 1,43,45,500। ठीक है, उसके बाद इसको अपन माइनस कर देंगे माइनस 2.33, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.33 से माइनस करना है। तो 101 आ रहा है 129 2,40,40,00,000 माइनस 103,41,500 1,29,00,000। तो आंसर आ जाएगा 1,29,54,500। तो ये आपका क्या आ जाएगा कैपिटल ये आ जाएगा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछे तो वो ये 1,03,45,500 ऑप्शन नंबर 3। कैपिटल है 129,54 129,54,500 ऑप्शन नंबर सी। क्या टीडीएस डिडक्ट करना है 194IA में, तो 194IA का फुल फॉर्म क्या है इमूवेबल एसेट की सेल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी बेचते हो तो उस पर आपको 1% टीडीएस जो डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी 2.33 सीआर इनटू 1%, आंसर आ जाएगा 2,33,000। ठीक है, उसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं मिस्टर सुशील पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड रिसाइडिंग इन कनाडा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 he visited India on several occasions and his period of stay for total is 129 days। प्रीवियस ईयर 24-25 में period of stay in India during पिछले ये 4 साल में है इतना 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 इतना। he earned the following रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है और उसकी टोटल इनकम बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी इंडिया की जो इनकम है वो 15 लाख तक है, 15 लाख से ज्यादा है। तो रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ये आएगा 1 में। इनकम अक्रूइंग राइजिंग व्हिच इज डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया 1। इनकम अक्रूर राइज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ये आएगा 3rd में। इनकम अक्रूइंग राइजिंग रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया तो ये आएगा 4th में। ठीक है, तो अपनी इंडियन इनकम जो है वो होगी तीनों को ऐड करके होगी। तो यहाँ पर अपना 5,50,000 प्लस 3,75,000 प्लस 2,50,000 में आंसर आएगा 11,70,000
5,000। तो सिंस इंडियन इनकम मतलब इंडिया की इनकम अगर 11,75,00,000 मतलब 15 लाख से कम है तो 11,75,000 है, तो उस केस में आपको लगेगा फर्स्ट वाला प्रोविजन दैट इज 180 डेज अगर इंडिया में रहते तो रेसिडेंट को, अगर नहीं रहते तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या आएगा नॉन रेसिडेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कितना स्टे किया 129 डेज, तो नॉन रेसिडेंट तो है, बट नॉन रेसिडेंट को क्या टैक्सेबल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर इंडिया रिसीव है, मतलब 1 और 2 टैक्सेबल होता है, तो 1 और 2 जो है वो है ये दो। ठीक है, तो ये है 2.5 लाख और 3,75,000 का टोटल कितना हो जाएगा 6,25,000। मेरी जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी 6,25,000, मतलब ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, उसके बाद अरोरा मेड द फॉलोइंग कैश विड्रॉल, कैनरा बैंक से इतना, इससे बैंक से, रेपको बैंक से, एसबीआई से, ये सारी चीजों से। अब पूछ रहे किस बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, तो किसमें टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो कैश विड्रॉल में हो रहा है। जो बैंक्स होती है उनको कैश विड्रॉल के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना होता है, तो यहाँ पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 1 करोड़ से ऊपर 2% लगता है, तो आपको सबका विड्रॉल टोटल करना पड़ेगा और उसके बाद टीडीएस लगेगा। ठीक है, वैसे कैनरा बैंक का जो टोटल है वो है 120 लाख। ठीक है, जो रेपको बैंक है उसका टोटल है आपका 105 लाख, और जो एसबीआई है उसका टोटल है 1 CR। तो 1 CR पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं क्या, नहीं, इसमें होगा और इसमें होगा, मतलब कैनरा बैंक है, रेपको बैंक, तो हमारा आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा जो एमसीक्यू यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब अपन प्रोसीड करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, एंड द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ आर्ट्स इज टू सॉल्व फ्रॉम बैक, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पेपर देखे लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा इजी आ रहे हैं, और जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा सारा पेपर जो है बहुत इजी आता है। तो कम टू द लास्ट। ठीक है, अब लास्ट में क्या पूछता है, ये बोलता है examine with reason following statement are true or false। true or false बस बताना है with respect to provisions we are studying। AO has the power entirely to allot pen to any person to by whom no tax is payable। हाँ, AO को अगर लगता है कि सामने वाले को पावर पेन देना चाहिए for any proceedings inquiry कोई रीजन से, तो AO जो है वो अवॉर्ड कर सकता है, तो ये है बेटा ट्रू। Where cut off HF is absent from India, the return of income can be verified by any male member of the family। अगर कट्टा absent है तो क्या कोई भी मेल मेंबर जो है वो वेरीफाई कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा। कोई भी एडल्ट मेंबर जो है वो साइन कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो इसमें लिखना है आपको क्या है फॉल्स। Mr. Prince, a senior citizen, has reported total income 1,90,000। तो यहाँ पर मिस्टर प्रिंस है, सीनियर सिटीजन है, टोटल इनकम कितनी है 1,90,000। He has claimed exemption of 50,000 under section 54 EC। ठीक है, तो उसने एग्जाम्पशन क्लेम किया 50,000 54 EC में। इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल हिस्सा बेटा हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अमाउंटिंग टू 1,50,000 फॉर प्रीवियस ईयर 2025। Is he liable to file return of income under section 129(1) और असेसमेंट ईयर 25-26? If so, why? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि if so, why? क्या उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है कि नहीं, बस एक क्वेश्चन पूछा उसने। तो उसने टोटल इनकम बताई 1,90,000 और उसने एग्जाम्पशन क्लेम किए 50,000 और चैप्टर 6 में डिडक्शन क्लेम किए 1,50,000। जब भी आप रिटर्न फाइलिंग की लिमिट चेक करते हो तो आपको चेक करना होता है जीटीआई और टोटल इनकम। टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6 डिडक्शन और बिफोर सेक्शन 54 डिडक्शन। तो यहाँ पे जो हमारी इनकम आएगी 1,90,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, तो ये होगा टोटल 2 लाख। 2 लाख प्लस 1,90,000 टोटल होता है 3,90,000, और तो 3,90,000 और ये बंदा जो है सीनियर सिटीजन है, तो अपने लिए बेसिक एग्जाम्पशन कितनी बेटा 3 लाख, और यहाँ पे कितना है 3,90,000, तो ऑब्वियसली रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। ठीक है, अब कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, मिस्टर मोहन एज कितनी है 30 इयर्स सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, मिस्टर मोहन हैड हाउस इन दिल्ली, मोहन के पास घर है दिल्ली में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 he has transferred the said house to Miss Veena, daughter of his brother, without any consideration। फ्री में
अपनी बहन की बेटी को घर ट्रांसफर किया, ठीक है। Household go back to Mr. Mohan after lifetime of Miss Veena. The transfer was made with the condition that 15% of rental income from such shall be paid to Mrs. Mohan. Rent received by Miss Veena during the previous 24-25 हाउस प्रॉपर्टी का कितना है 6,50,000। पहली बात तो ये इनकम किसकी है, हाउस प्रॉपर्टी की है। अब इस प्रोविजन को ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या बोलता है कि जो मोहन है उसने अपनी बहन की बेटी को घर ट्रांसफर किया है और जो ठीक है रिवोकेबल ट्रांसफर है, और जब रिवोकेबल ट्रांसफर के अंदर डेथ की कंडीशन आती है, ठीक है, तो उसमें आप ये चेक करते हो कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरर को नहीं होना चाहिए। अगर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरर को हो रहा है तो उस केस में क्लबिंग जो है वो क्लबिंग जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। अदरवाइज अगर डेथ वाली कंडीशन होती है और ट्रांसफरर को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उस केस में आपकी क्लबिंग जो है वो नहीं होगी, बट अगर ट्रांसफरर को बेनिफिट हो रहा है तो उस केस में क्लबिंग होगी। तो सिंस मिस्टर मोहन को यहाँ पर 15% ऑफ द रेंटल इनकम जो है वो मिल रही है मिस वीना से, तो उस केस में क्लबिंग एप्लीकेबल होगा। अब हाउस प्रॉपर्टी जो है उसकी इनकम कितनी है 6,50,000। 6,50,000 में आप माइनस करोगे कितना बेटा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,50,000 into 0.3 माइनस इक्वल्स टू 4,55,000। तो मोहन के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा 4,55,000, ठीक है। अब Mr. and Mrs. Mohan forms a partnership firm with equal share in profit. Mr. Mohan transferred a FD of 50 lakh to such firm. The firm had no income or expense other than the interest of rupees 6 lakh received from such FD. Firm distributed the entire surplus to Mr. and Mrs. Mohan at the end of the year. See, यहाँ पर ना इन लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, HFD बनाया है और उन लोगों ने FD ट्रांसफर की इसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। अब जब आपको इनकम मिल रही है पार्टनरशिप फॉर्म से मतलब प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, तो पार्टनरशिप फॉर्म का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है, तो वो दोनों के हाथ में क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा कि क्लबिंग जो है वो HF में ट्रांसफर कर रहे हो या अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो या बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हो तब क्लबिंग के प्रोविजन है, बट पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई भी क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। Next, point number 4. Mr. Mohan holds preference share in Messrs. X Private Limited and he instructed the company to pay dividend to Miss Roshni, ठीक है। उन्होंने बोला कि रोशनी को दे दो, daughter of a servant. The transfer is irrevocable for the life of Roshni. Dividend received by Roshni is how much? 10 lakhs. अब जब भी डेथ वाली कंडीशन आती है तो हमको क्या लगता है कि यहाँ पर रिवोकेबल ट्रांसफर लग जाएगा क्या? नहीं बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफर हो रही है, एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो उस केस में क्लबिंग एप्लीकेबल होती है, क्योंकि 10 लाख रुपए जो है वो मिस्टर मोहन के हाथ में क्लब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है वो 10 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा एज अ डिविडेंड। Mr. Mohan has a short-term capital loss of how much? 16,000. तो short-term capital loss कितने का है? 16,000 का है और long-term capital ये 15,000 का है। तो क्या long-term का जो गेन है उसमें short-term का loss सेटअप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको loss के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो short-term का जो है long-term में सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पे net कितना हो जाएगा? 1,000 का क्या आएगा? लॉस, क्योंकि होगा short-term capital loss, ठीक है। अब अदर इनकम ऑफ मिस्टर मोहन इंक्लूड्स, अदर इनकम क्या क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट में कितना है बेटा 2 लाख रुपए, यहाँ पर रिडक्शन मिल जाएगी 80 TPA में। एक बार एज चेक कर लेना, क्या है एज 30 इयर्स है तो TPA लगेगा, ठीक है। कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 रिसीव्ड फ्रॉम डॉटर ऑफ हिज सिस्टर ऑन हिज बर्थडे, उसको अपने बर्थडे पे डॉटर ऑफ द सिस्टर, तो बहन की बेटी जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती है। 75,000 रुपीस जो है वो पूरा टैक्सेबल हो, क्योंकि 50,000 से ऊपर है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम वेडिंग कितनी है आपकी 34,000, कार्ड गेम की 46,000 और लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस 14,600, तो 14,600 जो है वो क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। Compute the total income of Mr. Mohan for the assessment year 25-26 and losses to be carried forward if he paid tax under default tax regime। कि अगर वो default tax regime में tax पे कर रहा है तो क्या होगा? तो पहली बात तो आपको जो exemption मिलती है क्लबिंग के अंदर 1500 रुपीस पर चाइल्ड इनकम क्लब होने पे वो आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा
हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है नहीं, अभी इस चीज में कुछ भी नहीं, तो और कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। और ऐसे जो बच्चों की इनकम कोई क्लबिंग होनी है तो कुछ भी ऐसे अलग से फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ क्या, तो सबसे पहले अपन लेंगे इसका हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो कितनी है, तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो आएगी 4,55,000, ठीक है। मैंने पहले कैलकुलेट करके इसमें डबल कैलकुलेट नहीं कर रही, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना बोला है 1,000, तो 1,000 का लॉस है जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इसका भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब डिविडेंड जो है वो कितना मिल रहा है, तो डिविडेंड मिल रहा है आपको 10 लाख का, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, तो वो है आपका 2 लाख का। गिफ्ट जो है वो कितना है 75,000 का। और जो बेटिंग है, बेटिंग और लॉटरी सब मिला के वो कितना है आपका 80,000 का, ठीक है। नहीं दिया हुआ 34 प्लस 46 कितना हो गया 80,000। और जो रेस हॉर्स का जो लॉस है वो डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन करें टोटल इनकम, सबका टोटल कर लें, टोटल इनकम आ जाएगी। तो इसको आपको काउंट नहीं करना है, बाकी सबको टोटल करना है। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 4,55,000 प्लस 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 75,000 प्लस 80,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 18,10,000। अब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18,10,000। और 105 बीएसी में कोई रिडक्शन नहीं मिलती, तो इसलिए आपका रिडक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मिस्टर सोहम अ बिल्डर एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 1/4/2024, एग्रीमेंट में एंटर किया विद मिस्टर अमर टू ट्रांसफर द 4th फ्लोर इन टावर ए ऑफ न्यू प्रोजेक्ट फॉर 1 crore 50 lakh। कितने की बात हुई 1,50 लाख। ही रिसीव्ड 25 lakh एज एडवांस इन कैश। अगर आपको कैश में मिल जाता है तो उस केस में आप अग्रीमेंट में डेट की एसडीपी कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। और 1/4/2024 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच फॉर ऑन टाइम डेट वाज 1,70 लाख, इसका कोई यूज नहीं है। दी सेल डीड वर एग्जीक्यूटेड रजिस्टर्ड कब हुई है 15 जून 2024 को, मतलब 23 जुलाई से पहले हुई है। तो 23 जुलाई से पहले हुई तो पहले वाला रेट लगेगा। फॉर द अग्रीड कंसीडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन की कितनी थी 1,75 लाख, तो आप क्या लोगे बेटा 1,75 लाख, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस अबव इन हैंड्स ऑफ सोहम एंड अमन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या सोहम और अमन रिलेटिव है, नहीं, सोहम और अमन जो है रिलेटिव नहीं है। अब यहाँ पर जो है सोहम जो है वो कौन है, सेलर है। तो सोहम के हाथ में अभी अपने को क्या डिसाइड करना है, FVOC। तो उस केस में अपन चेक करेंगे सेक्शन 50C। तो क्या 1,75 लाख 1.75 CR ज्यादा है 110% ऑफ 110% ऑफ 1.5 CR। तो हाँ वो ज्यादा है, तो इसलिए अपन लेंगे 1.75 CR कि 1.75 CR जो है वो अपन लेने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्वेश्चन दिया है, नहीं तो जो भी होगा अपन ले लेंगे। इंडेक्सेशन अलाउड है होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अमन के हाथ में, तो अमन के हाथ में गिफ्ट का प्रोविजन जो है एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि दोनों जो है रिलेटेड नहीं है। तो उस केस में अमन जो है उसको 1,75 लाख की प्रॉपर्टी 150 लाख में मिल गई, तो डिफरेंस कितना आ गया 25 लाख का। तो 25 लाख टैक्सेबल हो जाएगा 56 to 10 के अंदर, ठीक है। उसके बाद कम टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन 2 देन 1। तो अपन ले लेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोलता है, मिस्टर योगेश constructed a house in previous 17-18 with 3 independent units, 3 अलग-अलग यूनिट बनाए एक घर के अंदर। प्रीवियस ईयर 24-25 यूनिट 150% of the ground floor is let out for residential purpose at a monthly rent of 20,000। तो यूनिट 1 जो है उसका 50% ही फ्लोर एरिया है जो रेंटेड है 20,000 पर मंथ। Rent of January 25 could not be collected from the tenant and a notice to vacate the unit has been given to tenant।
नो अदर प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर योगेश इज ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर सकते हो, ठीक है। यूनिट 1 रिमेन पेंडिंग फॉर द फरवरी एंड मार्च, 2 महीने की क्या है वैकेंसी। उसके बाद आगे when it is not put to use unit 2 25% of the floor area is used by Mr. Yogesh for the purpose of business, ठीक है। तो when it is not put to वो बोल रहे यूनिट 1 वेकेंट, यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। यूनिट 2 क्या बोलता है 25% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय मिस्टर योगेश फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस, 25% बिजनेस के लिए यूज किया। अब यूनिट 3 जो है वो क्या है, यूनिट 3 द रिमेनिंग 25% यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज रेजिडेंस, मतलब 25% जो वो रेजिडेंस के पर्पस के लिए यूज करते हैं। अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर गिवन, तो ये जो पूरी डिटेल्स है वो किसके पूरे घर। हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है 50% जो है वो रेंटेड है और 50% में बचे 50% में 25% बुक का और 25% जो है वो उसमें दिया हुआ है रेंट पे, बचे हुए 25% पे घर और दुकान बचे हुए 25% में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये जो फाइंड करने पूरे घर की म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय मिस्टर योगेश, repair, interest on capital borrowed on construction of property, ground rent is 6,000, fire insurance premium made is 60,000, income of Yogesh from business 2,40,000 without debiting house rent and other incidental expenses, ठीक है। अब बेटा योगेश की जो इनकम है वो बोल रहे कितनी 2,40,000 बिजनेस से, तो इसमें जो भी खर्चे लगे हैं आपके जो घर वाले एरिया के हैं, मतलब आपका रिपेयर हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस इनकम से क्या होगी माइनस होगी, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे, फिर बाकी चीजों की इनकम जो है वो अपन कैलकुलेट करेंगे, तो कम क्लियर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो डालेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू क्या लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट और व्हिचएवर इज हायर व्हिचएवर इज लोअर तो क्या हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा व्हिचएवर इज हायर क्या हो जाएगा GAV, माइनस क्या करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आ गया तो आपका आंसर आएगा क्या NAV, माइनस करोगे आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस करोगे आप इंटरेस्ट ऑन HP लोन, तो हाउस प्रॉपर्टी लोन का जो इंटरेस्ट है वो अब आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेट और ये सारी चीजें जो है वो है। म्युनिसिपल वैल्यू जो है इसमें कितनी दी हुई है 1,44,000 क्योंकि अपने को सिर्फ लेट आउट एरिया का लेना है। फेयर रेंट दिया हुआ है 1,49,000, व्हिचएवर इज हायर कितना हो जाएगा 1,49,000, स्टैंडर्ड रेंट जो है वो कितना है 1,39,000, लोअर हो जाएगा 1,39,000, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल रेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट के केस में आपका जनवरी का रेंट मिला नहीं और फरवरी मार्च वेकेंट था, तो आपको 10 महीने का एक्चुअल रेंट मिलेगा और रेंट का जो वो है वो कितना है 20,000, तो 20,000 आपका रेंट का वो था इनटू 3 महीने तो गया तो आपको क्या बोलते हैं 9 मंथ्स का रेंट मिलेगा, सॉरी 9 मंथ्स का क्योंकि हमने अनरियलाइज्ड रेंट भी हटा दिया। यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,80,000। और अपन लोगों ने एक चीज यहाँ पर कंसीडर नहीं की क्या बेटा वैकेंसी रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेंट और आएगा आपका जिसको अपन बोलते हैं क्या वैकेंसी रेंट, जो कि 2 महीने का होगा, तो इनटू 2 मंथ्स यहाँ पर आ जाएगा कितना 40,000। अब अपने को यहाँ पे यहाँ से ऐसे जो है वो कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो 1,80,000 और 40,000, तो ये 1,80,000 है और 40,000 दोनों को अपन कंपेयर करेंगे ऊपर से, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 1,80,000। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 30,000 बट अपने साइड का कितना हो जाएगा 15,000, माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 1,65,000। इसका 30% निकालेंगे तो आएगा 49,500। अब इंटरेस्ट पूरे घर का कितना है 90,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा आधा 45,000, दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 70,500, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे क्या बेटा, पीजीबीपी। तो पीजीबीपी के केस में, अब पीजीबीपी के केस में अपन सबसे पहले इनकम लेंगे। तो अपनी जो रेंटल इनकम है वो कितनी, 2,40,000। तो रेंट यहाँ पर अपन लेंगे कितनी, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 हुआ माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है आपका, 30%। तो 30% म्युनिसिपल टैक्सेस करने के बाद कितना आ गया, 7,500। ये माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा क्या, रिपेयर। तो रिपेयर में कितना है, 25% है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,750। और इंटरेस्ट जो है वो कितना आएगा आपका, ये भी 25% लेंगे अपन। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 22,500। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड रेंट जो भरा है वो आ जाएगा कितना, वो भी 25%। 1,500। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी 25%। म्युनिसिपल टैक्स भी 25% होगा, 25%। म्युनिसिपल टैक्सेस टोटल में कितना है, 7,500। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आएगा आपका कितना, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा 15,000। ठीक है, उसके बाद टोटल करके माइनस कर देंगे अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा 2,40,000 माइनस ऑल दिस थिंग्स। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,91,750। अब ये है हाउस प्रॉपर्टी का आंसर और ये है आपका पीजीबीपी का आंसर। दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, तो अपनी टोटल इनकम आ जाएगी 2,62,250। ठीक है, तो 262,250। यहाँ पर ये जो आंसर वो आ गया। उसके बाद कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको, टीडीएस टीसीएस जो है वो डिडक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलते हैं मिस्टर शमशेर, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज कितनी बेटा, 65 इयर्स, हैज मेंटेन 2 फिक्स्ड डिपॉजिट इन 2 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एचडीएफसी बैंक ऑफ इंडिया working on core banking solution. During the year 24-25 बैंक पे 32,000 and 17,000 इंटरेस्ट ऑन एफडी। लिमिट 50,000 है, 50,000 से ऊपर रहते हो टीडीएस कटना फिर पूरे में कटता है। 32,000 प्लस 17,000 आपका आंसर आता है कितना, 49,000। तो 50,000 से कम है इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा 194 ए में। ठीक है, मिस्टर चेतन, अ पेंशनर pays 55 lakh in November 2024 to Mr. Gopi for contract payment for reconstruction of his residential house. Since Mr. Chetan जो है वो पेंशनर है, मतलब उसका बिजनेस नहीं है, उसका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो बिजनेस वालों को लगता है 194C, और जब 194C में नहीं आते तो आपके लिए सेक्शन है 194M। तो 194 में अगर आपका 50 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको वहाँ पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो 55 लाख, ठीक है, 55 लाख इंटू 2%, मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 1,10,000। ठीक है, तो 1,10,000 जो मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सॉरी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट नंबर हाँ वो समझ लो। Mr. Sumit has submitted the income tax return containing certain losses deduction for previous year 24-25। कब सबमिट किया है, 22 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, the due date for filing return of income for Sumit कितना, 31 जुलाई 2025 अंडर सेक्शन 139(1). तो ड्यू डेट उसकी 31 जुलाई और उसने सबमिट कब किया है, 22 अक्टूबर को किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस whether the following losses and reduction can be carried forward and claimed in subsequent years by Mr. Sumit if he paid tax on the default tax regime। पहली बात तो माफ करने वाली बात क्या है, रिजीम कौन सी है, डिफॉल्ट टैक्स regime है।
पूछ क्या रहा है कि लॉसेस और रिडक्शन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है, 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, ठीक है, एज पर लॉस रिटर्न 139(3), बट इसने फाइल कब किया, 22 अक्टूबर को किया। बट वहां पर जो है वो कुछ ही टाइम 5 टाइम के लॉसेस जो है वो आते हैं। तो उसमें पहले बोल रहा है कि जो बिजनेस का लॉस है, नॉर्मल बिजनेस का, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने लॉस रिटर्न जो है वो मतलब आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया, तो एज पर लॉस रिटर्न जो है वो नहीं होगा। तो आपने आफ्टर आरओआई फाइल किया है, आफ्टर आरओआई फाइल किया है, ड्यू टू विच आपका नहीं हो सकता। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बेटा कभी भी किसी भी साल में कोई सा भी एडजस्टमेंट हो सकता है, इवन इंट्रा हेड इंटर हेड भी कोई भी हेड में हो सकता है, तो यस इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का सिंस आपने डिफॉल्ट टैक्स ड्यू है उस वजह से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, और आप नॉर्मल चीज में रहते तो उस केस में कैरी फॉरवर्ड कर लेते, तो यहाँ पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के कारण आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर सुदेश, एज कितनी है, 58 साल, सिटीजन ऑफ इंडिया है, सर्विंग एज ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, ट्रांसफर टू इंडियन एम्बेसी इन यूके, यूके भेज दिया 15 मार्च 2024 को, ठीक है। हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज दिस, और एक बार भी जो है वो साल में क्या है, इंडिया नहीं आया, सिटीजन ऑफ इंडिया है और एक बार भी साल में इंडिया नहीं आया है, ठीक है। तो उस केस में बोल रहा है कि उसको क्या लगेगा कि नहीं लगेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो पहला केस क्या होता है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के पर्पज से बाहर जा रहे हो तो 182 डेज तो उससे तो वो आएगा नहीं। सेकंड आपका बोलता है इंडियन इनकम, इंडियन इनकम चेक करनी है। रेंट फ्रॉम हाउस सिचुएटेड इन यूके रिसीव्ड इन यूके thereafter remitted to Indian बैंक अकाउंट, ये आएगी आपको 4। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया A1, फॉरेन अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। आफ्टर नॉट कम टू इंडिया, टोटल इनकम निकालनी है असेसमेंट है, तो सीधा सीधा बात करते हैं टोटल इनकम की। टोटल इनकम में पहली बात तो ये क्या है, बंदा जो है वो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि वो एक बार पे इंडिया में नहीं आया और ना ही इंडिया की इनकम जो 15 लाख से ज्यादा है, और अपने को नहीं पता कि कोई और का रेजिडेंट बना है कि नहीं बना है, तो अपन नहीं बता सकते, ठीक है। तो जो नॉन रेजिडेंट होता है उसको कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अप टू इंडिया और रिसीव इंडिया, तो 9,25,000 रुपए जो है वो सैलरी जो उसको मिली है, 9,25,000 की सैलरी है। स्टैंडर्ड टर्म्स में माइनस कर लेते कितनी, 75,000, क्योंकि अपने पास और कुछ तो इनकम है नहीं, तो बेटर है डिफॉल्ट चूज करें, क्योंकि रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी नहीं है। तो 9,25,000 माइनस 75,000 माइनस 75,000 इनकम कितनी आ जाएगी, 8,50,000, तो 8,50,000 जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। Now we are to our सबसे main question of the paper, that is question number 1, which will take you time and give you the insight, not very much time, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो बंदा कौन है, अशोक, एज कितनी, 61 years, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, गिव्स यू द फॉलोइंग इनकम, ठीक है। ही इज आल्सो पार्टनर इन दिस पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनर भी है और उसकी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की दुकान भी है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव फ्रॉम यू व्हील एंड कंपनी एट 14% इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप रेट, तो बेटा 12% तक जो आपकी इनकम टैक्सेबल होती है, तो 1,40,000 14% है तो कितना टैक्सेबल होगा, 1,20,000, ठीक है। अब शेयर प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सैलरी एज अ वर्किंग पार्टनर फुल्ली अलाउड टू फॉर्म, तो ये 1,00,000 पूरा पूरा आ जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन एफडी नेट ऑफ टीडीएस, तो अपन टीडीएस क्रॉस करके करेंगे, तो फिर 49,000 है, उसको डिवाइड बाय 19 टू 10, 10% टीडीएस होगा, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 55,000। सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है, 13,300, इसमें आपको मिलेगा 80 टीपीबी, ठीक है। इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। उसके बाद एफडी की जरूरत है, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव ड्यूरिंग कितना है, इंटरेस्ट कितना मिले, 1400 का, तो यहाँ पर आपका क्या टैक्स मिलेगा, 1400 का इनकम, ठीक है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम होलसेल बिजनेस, कितना आपका नेट प्रॉफिट है, 6,60,000, ठीक है। उसमें डेप्रिसिएशन है इसको 34,000, मोटर कार एक्सपेंस 40,000, म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द शॉप, तो ये नहीं आएगा, ये जाएगा किसमें, बेटा हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब मोटर कार एक्सपेंस वगैरह आगे देखते हैं। फॉर
2.5 years payment of 1 year was made on 12 May and for the other 31/12/2025। सी तो यहाँ पर जो म्युनिसिपल टैक्सेस जब आपको कब तक पे करने होते हैं तो आपको ये पे करना होता है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 7,000 को साल भर का है तो आधा आपने क्या मतलब 12 को करा है और आधा आपने 31/12 को करा है दिसंबर मतलब डेट के बाद। तो यहाँ पर डिसअलाउ होगा ऑन 30 मतलब अलाउ कितना होगा सिर्फ 3500, ठीक है। सैलरी टू मैनेजर बाय वे ऑफ सिंगल कैश पेमेंट, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये कंसीडर नहीं करोगे। डब्ल्यूडीपी ऑफ एसेट 2001-4-2024, ठीक है। तो कंप्यूटर को कितना लगता है बेटा 40%, इसको भी कितना लगता है 40%। तो दोनों का जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा कितना, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा 96,000 और यहाँ पर कितना है बेटा 60,000, ठीक है। और इसका जो है मोटर कार एक्वायर थे 31/12 को मतलब और 20% जो पर्सनल यूज के लिए यूज किया, तो पहले तो यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज और 20% जो कौन से यूज है पर्सनल यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6,80,000 को अपन लेंगे कितना 7.5% इनटू कर देंगे 80% क्योंकि 20% क्या आपका पर्सनल यूज है, तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे 20%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 40,800, ठीक है। और टोटल डेप्रिसिएशन अगर अपन करते हैं तो 96,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,96,800, ठीक है। उसके पास घर है हाउस प्रॉपर्टी मुंबई में विच इज सोल्ड इन जनवरी 2021, रिसीव्ड अर्लियर्स ऑफ रेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी 1,35,000, तो 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी पड़ेगी। 1,35,000 इनटू 0.3 40,500, LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंडिपेंडेंट सन तो वो किसमें आएगा 80 सी। पीपीएफ ऑफ हिज वाइफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ ऑफ हिज वाइफ, तो ये भी जाएगा किसमें 80 सी में। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय वे ऑफ अकाउंट चेक फॉर सेल्फ, ये जाएगा कहां पर 80 डी में। कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो ये जाएगा कहां पर 80 जी में, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा आपको क्या 80 टीटीबी, तो उसका कितना मिल जाएगा आपको 50,000, ठीक है। यहाँ पर आपको जो होगी आएगा वो आएगा 60,000 प्लस 70,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 2,65,000। तो यहाँ पर आपका टोटल रिडक्शन है 2,65,000, 2,65,000 रुपए रिडक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखो कौन सा रीजन ऑप्ट आउट किया है मल्टीपल पे, इसी से टोटल इनकम निकालना, टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो अपनी जो इनकम थी हाउस प्रॉपर्टी की वो थी आपकी कितनी 1,35,000, जिसमें अपन 30% डिडक्शन लेंगे, तो 1,35,000 माइनस 40,500 1,35,000 माइनस 40,500, तो 94,500, तो 94,500 और ये आपका क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आपका पीजीबीपी, तो पीजीबीपी के केस में सबसे पहले अपन लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या आपका 6,60,000, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है क्या आपका डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है 34,000 और म्युनिसिपल टैक्सेस जो कितने थे आपके पूरे
7,000 डिवाइड बाय 2, कि अपने को जो इस साल का बस वही लेना है, तो अपन कितना ले लेंगे 3500, और डेप्रिसिएशन 34,000 ऐड करेंगे, जो अपन एक्चुअल डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे। कैश जो अपना पेड था मोर देन 10,000 वाला जो पेमेंट था कैश का, वो ऐड हो जाएगा कितना 22,000, ठीक है। कार एक्सपेंस जो आपके 20% पर्सनल है वो ऐड हो जाएगी कितना 8,000, और डेप्रिसिएशन अपन लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है वो अपन माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लेस के ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। लेस के ट्रांजैक्शन में डेप्रिसिएशन 196,800, ठीक है। इसको माइनस कर दिए, मेरा आंसर आ जाएगा PGBP इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, 5,30,700, ठीक है आपका PGBP, ठीक है। और कोई पार्टनरशिप फॉर्म से भी इनकम है तो ये बिजनेस इनकम है, समझो एक पार्ट है जिसको बिजनेस इनकम करना है। पार्टनरशिप फॉर्म की अगर हम बात करें तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म से प्रॉफिट कितना है बेटा, तो प्रॉफिट जो एग्जाम्प होता है जितना भी अपने क्या अपने को मिला है इंटरेस्ट मिला है 1,20,000 टैक्सेबल होगा, और सैलरी मिली है, सैलरी टैक्सेबल होगी कितनी 1 लाख, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 2,20,000, ठीक है। अब नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एफडी जो इंटरेस्ट है, एफडी का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 55,000, सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो है 13,300, और आईटी रिफंड जो है वो है 1,400। तो नेक्स्ट है आपका 69,700, ठीक है। तो याद रखो इनकम हुई। अब अपन जीटीआई निकालेंगे, तो जीटीआई जो है वो आपका आ जाएगा टोटल में 9,14,900। चैप्टर 6 से रिडक्शन वहाँ पर टोटल किए थे तो था 2,65,000। 2,65,000 माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 6,49,900। अब 6,49,900 में अपने को टैक्स निकालना है स्लैब रेट से नॉर्मल टैक्स रेजिम से, ठीक है। तो आपका जो टैक्स है वो आ जाएगा स्लैब रेट के हिसाब से अप टू 3 लाख तक मिल है, और फिर 3 लाख से 5 लाख तक आएगा 10,000। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स आएगा वो 1,49,900 into 20%, 29,980 प्लस अपन कर देंगे क्या 10,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 29,980 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% into 4%, 1,599 plus equals to 41,579. Total tax liability is equals to 41,579 rupees, ठीक है।